क्या चल रहा था बताइए। है फलोदी पढ़ रहे थे आप, है ना? फलोदी, फलोदी का पार्ट सेकंड जो बिंदु रह गए हैं वो पढ़ेंगे अपन फलोदी में। चलो देखते हैं फलोदी। देखिए, तो जो बिंदु फलोदी में रह गए हैं उन बिंदुओं को देख लीजिए आप पहले ना। देखो, फलोदी को लेके क्या क्या सवाल बन सकते हैं। तो 5 बिंदु हो गए ना, 5। छठवें से चलेगा, ठीक है? छठवां बिंदु, यानी फलोदी को लेके हम छठवें बिंदु की क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। फलोदी जिले में कौन कौन से सवाल बन सकते हैं, जीके में क्या क्या चेंजिंग हुआ है वो आप पढ़ रहे हैं। तो देखें, फलोदी में लारडिया यानी लौरडिया एक गांव है, याद रखना। गांव का नाम क्या है? लौरडिया गांव। अब ये जो लौरडिया गांव है वो कहाँ पर है बताइए। लौरडिया गांव कहाँ है? फलोदी में है लौरडिया गांव, ठीक। इस गांव की विषय में कहा जाता है, फलोदी में स्थित है, कि इसे न्यू अमेरिका यानी क्या कहते हैं, न्यू अमेरिका के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये गांव कहाँ है? अभी जो वर्तमान में जिला बना है नया, कौन सा? फलोदी। फलोदी जो नया क्या बना है, जिला, ठीक है। फलोदी को वर्तमान में क्या बना दिया, जिला बना दिया है। फलोदी जिले में ये आता है और इसे याद रखना किस नाम से जानते हैं, तो इसे न्यू, किस नाम से? न्यू अमेरिका के नाम से जाना जाता है। यानी ये कहलाता है क्या, न्यू अमेरिका। ये चीज आपको याद रखनी है, न्यू अमेरिका कहा जाता है, कहा जाता है। इससे पहले आपने छोटी दिल्ली पढ़ी थी, बताइए छोटी दिल्ली कहाँ है? छोटी दिल्ली खवासपुरा गांव, जोधपुर ग्रामीण में पढ़ी ना अपन ने? छोटी दिल्ली खवासपुरा गांव, जोधपुर ग्रामीण। इसी प्रकार से लौरडिया जो गांव है किस जिले में आता है? फलोदी जिले में आता है। लौरडिया गांव फलोदी जिले में स्थित है और इसे न्यू अमेरिका के नाम से जाना जाता है। यानी किस नाम से जानते हैं इसे? न्यू अमेरिका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है आगामी परीक्षाओं के लिए। न्यू अमेरिका के नाम से ये जाना जाता है। दूसरा बिंदु देखें, नेक्स्ट अगला देखेंगे, ध्यान लगाएं। 7वें पॉइंट की मैं चर्चा कर रहा हूं, 7वां। नोक के विषय में आपने जाना था, नोक। अच्छा मुझे बताएं, नोक क्या है, तहसील है या उप तहसील है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा चर्चा में है नोक हो, तो नोक याद रखें क्या है, एक उप तहसील है। यानी नोक हो क्या है, यह है किसकी? यह है जैसलमेर की। कौन से जिले की दोस्तों? जैसलमेर की। ये बात आपको रखनी है याद। यह जैसलमेर की क्या है, उप तहसील है। कौन सी तहसील है ये? जैसलमेर की उप तहसील है, ठीक है। सबसे पहली बात तो नोक जो है वो किसके अंतर्गत आता है? जैसलमेर में। जैसलमेर की क्या है, ये उप तहसील है। कौन? नोक। अब वो इस नोक की क्या विशेषता है? नोक को याद रखें किसके अंतर्गत रखा गया है? नोक को वर्तमान में किसमें, वर्तमान, नोक को वर्तमान में फलोदी जिले में किस में ले लिया गया है? वर्तमान में फलोदी, किसमें? फलोदी जिले में। ये याद रखना है आपको, फलोदी जिले में क्या कर लिया गया है? शामिल, फलोदी जिले में शामिल किया गया है। फलोदी जिले में याद रखना क्या किया गया है? शामिल किया गया। किसको? नोक को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, भविष्य में इस तरह के सवाल आने के चांस बनेंगे। आगामी किसी ना किसी परीक्षा में ये सवाल आएगा, ये पक्का देख लेना, नोक को लेके। क्योंकि नोक जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा विवादित है और चर्चित है। नोक को लेके ऐसे भी बताया जा रहा है, इसकी वजह से स्थिति क्लियर नहीं हुई है। पाकिस्तान से सीमा अभी कितने जिलों की? 5। क्योंकि पहले कितने थे? 4। अब अनूपगढ़ बढ़ा।
लेकिन ऐसा भी माना जा रहा है कि नोक जो है वो नोक फलोदी में है और नोक बिल्कुल टच है रेड क्लिफ सीमा पर। अभी स्थितियां क्लियर नहीं है, किसको लेके, नोक को लेकर के। तो रेड क्लिफ सीमा पर अगर आया तो लगने वाले जिले पाकिस्तान से कितने हो जाएंगे, 6 जिलों की सीमा हो जाएगी। तो ये भी आपको याद रखना है नोक को लेकर के। देखिएगा नेक्स्ट याद रखें अगला बिंदु, अगला हम पढ़ रहे हैं कौन सा, 8वां बिंदु। 8वां बिंदु क्या पढ़ रहे हैं देखें, एक थे मेजर शैतान सिंह, क्या नाम था, मेजर शैतान सिंह, याद रखिएगा मेजर शैतान सिंह, इनको लेकर के भी सवाल पूछा जा सकता है। मेजर शैतान सिंह का संबंध कहां से है, तो वर्तमान के फलोदी जिले से है। अब मेजर शैतान सिंह को लेके क्या सवाल पूछेगा, सुनिए। मेजर शैतान सिंह जो हैं, इन्हें किस नाम से भी पुकारते हैं, तो इन्हें बानासुर, इन्हें किस नाम से, बानासुर, बानासुर का, इन्हें बानासुर का शहीद, कहाँ का शहीद, वानासुर के शहीद, याद रखिए वानासुर का शहीद भी कहा जाता है, कहा जाता है। बानासुर के शहीद कहलाते हैं कौन, मेजर शैतान सिंह। यानी बानासुर, एक तो देखो बानासुर अपने बयाना को बोलते हैं, बयाना है ना भरतपुर की तरफ, लेकिन ये बानासुर क्या है, गांव में, और ये गांव किस में पड़ता है, फलोदी में। तो याद रखिएगा इनको बानासुर का क्या माना जाता है, शहीद माना जाता है। ठीक है। अब ये है 1900 कितने की बात थी दोस्तों, 62। 1962 में भारत और चीन में युद्ध हुआ था। तो 1962 में भारत चीन कितने में, 1962 में भारत और क्या, चीन। 1962 ईस्वी में क्या हुआ था, भारत, भारत और किसके बीच में युद्ध हुआ, चीन। ये युद्ध हुआ, याद रखें 1962 में युद्ध हुआ किसके बीच, भारत चीन। तो भारत चीन युद्ध, भारत चीन युद्ध में मातृभूमि की दोस्तों, मातृभूमि की, मातृभूमि की रक्षा हेतु, रक्षा हेतु क्या हुए, रक्षा हेतु शहीद हो गए थे। ये मातृभूमि की रक्षा हेतु शहीद हुए कौन, मेजर शैतान सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वर्तमान में इनका वानासुर गांव, वानासुर का शहीद कहा जाता है, और वानासुर कहाँ आता है, फलोदी में आता है। तो ये मेजर शैतान सिंह जो हैं, मेजर कौन, शैतान सिंह, ये 1962 के भारत और चीन जो युद्ध हुआ था उसमें शहीद हुए थे। और याद रखना मेजर शैतान सिंह जो हैं, इनके विषय में और क्या पूछा जा सकता है, तो देखिएगा ध्यान लगाएं सभी। मेजर शैतान सिंह को मरने के बाद, मरण उपरांत परमवीर चक्र दिया गया भारत सरकार ने ना। तो इन्हें याद रखें मरण उपरांत क्या मिला, मरण उपरांत, मरण उपरांत परमवीर, परमवीर चक्र दिया गया इनके लिए। मरने के बाद में परमवीर चक्र मिला किनको, मेजर शैतान सिंह को। तो प्रश्न पूछा जा सकता है मेजर शैतान सिंह का संबंध है फलौदी जिले के बानासुर गांव से, इसीलिए कहलाते हैं बानासुर के क्या, शहीद कहलाते हैं। अगला सवाल देखिए, अभी 2000 कितने की बात है, 23 में, 2023 में क्या किया गया, इनके नाम पर एक द्वीप का, टापू का नाम भी बदल दिया। अंडमान निकोबार जो द्वीप है ना अपने, किसमें, बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। उन द्वीप समूह में से एक द्वीप का, एक टापू का नाम इनके नाम पर पड़ दिया। तो 2023 में अंडमान, अंडमान निकोबार, अंडमान और क्या, निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से एक
द्वीप था कौन सा? आईनान। क्या नाम था उसका? आईनान 255। ये एक द्वीप था, आईनान 255, है ना। द्वीप का नाम क्या था? आईनान 255 का नाम इन्हीं के नाम पर रख दिया है, इन्हीं के नाम पर, याद रखना, नाम पर रख दिया है, इन्हीं के नाम पर रख दिया। ये बहुत अच्छा सवाल हो सकता है। ये राजस्थान के वो परमवीर चक्र विजेता थे जो मातृभूमि की रक्षा के लिए 1962 के भारत चीन युद्ध में शहीद हुए थे। और इनका संबंध है फलौदी के बानासुर से। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक आईनान कितना 255 ये एक द्वीप है, और उसका नाम बदल के वर्तमान में इन्हीं के नाम पर कर दिया है, यानी मेजर शैतान सिंह द्वीप उसका नाम कर दिया है। तो ये एक अच्छा सवाल हो सकता है परीक्षा के लिए। आगे देखिएगा, नेक्स्ट बिंदु देखें दोस्तों, नमा पॉइंट। और क्या क्या सवाल बन सकते हैं किसको? फलोदी को लेके। तो नवे बिंदु की चर्चा करते हैं फलोदी को लेके, और क्या क्या प्रश्न बनने वाले हैं। तो अगला सवाल देखें आप, फलोदी में याद रखना B3D क्या? B3D पवन ऊर्जा। B3D क्या? पवन ऊर्जा, ऊर्जा परियोजना। B3D पवन ऊर्जा परियोजना कहां पर है बताएं? फलोदी में। ये भी एक अच्छा सवाल है। B3D पवन ऊर्जा परियोजना, B3D पवन ऊर्जा परियोजना ये कहा? फलोदी में। तो यह परियोजना ऐसे याद रखना है, यह परियोजना, यह क्या? परियोजना। B3D जो पवन ऊर्जा परियोजना है उसके विषय में समझिए। यह परियोजना फलोदी में, कहां पर? फलोदी में स्थापित की गई, फलोदी में स्थापित की गई। तो ये चीज आपको याद रखनी है। B3D पवन ऊर्जा परियोजना का संबंध कहां से है? तो आपका जवाब होगा कहां से है? फलोदी से। तो नया जिला बना है फलोदी, नए जिले की चर्चा कर रहे हैं आप। क्या क्या चीज फलोदी जिले के अंतर्गत आ गई है, कौन सा कहां से कट करना है? तो B3D पवन ऊर्जा परियोजना यह है परियोजना फलोदी जिले में स्थापित की गई है। लिखते चलो आप साथ में। अगला देखिएगा, नेक्स्ट बिंदु ध्यान लगाएं, 10वां बिंदु देखिए, जानते हैं 10वां पॉइंट, यानी फलोदी को लेके और क्या क्या सवाल बन सकते हैं। तो देखिएगा अगला बिंदु, खींचन। खींचन गांव के विषय में आपने सुना होगा। कुरंजा पक्षी की क्या है? शरण स्थली है दोस्तों। खींचन, खींचन याद रखें गांव, खींचन गांव को लेके भी सवाल बन सकता है। खींचन गांव, खींचन गांव ये भी कहाँ पड़ता है बताएं? फलोदी जिले में स्थित है। कौन सा गांव? खींचन। बार बार लिखो इनको, तभी याद होगा आपको। खींचन गांव कहाँ है? फलोदी में। और खींचन गांव की स्थिति क्या है? तो खींचन गांव की स्थिति है कि यह कुरंजा पक्षी, कौन सा पक्षी? कुरंजा पक्षी, कुरंजा पक्षी की शरण, शरण क्या है? स्थली है, यहाँ शरण स्थली है। कुरंजा पक्षी की शरण स्थली है, यानी खींचन जो है वो कुरंजा पक्षी यहाँ आते हैं। और ये जो खींचन है इसे पक्षी क्या बना रखा है? अभ्यारण्य बना रखा है खींचन गांव को। यह एक प्राकृतिक अभ्यारण्य है। तो याद रखें ये भी प्रश्न पूछने योग्य परीक्षा में। खींचन गांव का संबंध है किससे? फलोदी से। कुरंजा पक्षी की शरण स्थली खींचन गांव कहाँ है? फलोदी में। नेक्स्ट देखिएगा अगला, अगला बिंदु देखें, नेक्स्ट 11वें बिंदु पर आइए। और क्या क्या सवाल बन सकते हैं फलोदी को लेकर के? नेक्स्ट सवाल देखिएगा, तो
तो यहाँ खारे पानी की झीलें भी हैं फलोदी में। खारे पानी की क्या झील है? अब फलोदी में खारे पानी की कौन कौन सी झीलें हैं बताएंगे? फलोदी में खारे पानी की जब झीलें आप पढ़ेंगे तो खारे पानी की झीलें अलग अलग जिलों में हम पढ़ते हैं, पर खारे पानी की झीलों में से 2 झीलें किस में आ चुकी हैं? फलोदी में आ गई। 2 झीलें आपको पढ़नी है किसमें? फलोदी में। ये याद रखना है, खारे पानी की झीलों में 2 झीलें फलोदी में पढ़नी है। एक झील हो जाएगी कौन सी? बाप। एक तो ये झील है बाप, खारे पानी की झील है जो फलोदी में है। दूसरी आपकी झील का नाम है फलोदी झील। एक हो गई खुद कौन सी? फलोदी। ये दोनों की दोनों खारे पानी की झीलें याद रखें, और दोनों किस में आती हैं? फलोदी जिले में आती हैं। दोनों ही किस में आने वाली हैं? फलोदी में। अब देखो इनके विषय में आप देखिएगा। बाप जो है यह कैसी झील है? खारे पानी की झील है। यह खारे पानी की यह खारे पानी की क्या है? खारे पानी की झील है दोस्तों। यानी ये किस तरह की झील है? खारे पानी की। और फलोदी भी कैसी झील बताओगे? तो यह भी याद रखना, यह भी खारे पानी की झील है। यह भी खारे पानी की क्या है दोस्तों? झील है। अब ये दोनों की दोनों झीलें कहाँ हैं? तो दोनों की दोनों झीलें आपको बतानी है कहाँ हो जाएंगी? दोनों की दोनों झीलें हो जाएंगी किस में? फलोदी में। ये दोनों झीलें किस में है? फलोदी में स्थित है, याद रखें। खारे पानी की बाप और फलोदी झील फलोदी जिले में स्थित है। आगे का बिंदु जानिए, और फलोदी को लेके क्या क्या सवाल बन सकते हैं तो देखेंगे हम नेक्स्ट फलोदी को लेके बनने वाले सवालों के बारे में। अब लेते हैं हम बिंदु नंबर कौन सा? 12। यानी 12वें बिंदु पे हमें क्या याद रखना है तो देखेंगे हम 12वां बिंदु यहाँ लिखते हैं 12वां। नेक्स्ट, आपने ऊंट की नस्लों के विषय में पढ़ा होगा। ऊंट की मुख्यतः नस्लें जैसे नाचना है, बीकानेरी ऊंट होता है, गोमट ऊंट होता है, गोमट ऊंट होता है, जैसलमेरी ऊंट होता है। ये ऊंट की नस्लें होती हैं। तो ऊंट की नस्लों में से गोमट ऊंट की नस्ल है कौन सा? गोमट। याद रखना, गोमट ऊंट। कौन सा ऊंट बताओ? गोमट ऊंट। गोमट नस्ल के ऊंट जो हैं वो वर्तमान में गोमट कहाँ पड़ता? फलोदी में। और फलोदी बन गया नया जिला। तो आपको अब जोधपुर नहीं लेना है, फलोदी करना है गोमट ऊंट को लेकर के। देखिएगा इधर, ये जो गोमट है दोस्तों, तो ये एक बहार वाहक नस्ल है। बहार वाहक। बहार वाहक से मतलब होता है कि ये वजन ढोने वाले क्या हैं? ऊंट होते हैं। वजन भी खूब ढोते हैं। बहार वाहक वे कैसी? सवारी हेतु। कैसी? सवारी हेतु। सवारी हेतु प्रमुख प्रमुख ऊंट की क्या मानी जाती है दोस्तों? प्रमुख ऊंट की क्या नस्ल मानी जाती है? ये प्रमुख ऊंट की नस्ल है जो कहाँ पाई जाती है आप बताएंगे? जो कहाँ पाई जाती है? फलोदी में पाई जाती है। जो फलोदी जिले में पाई जाती है। तो ये नस्ल याद रखना कहाँ पाई जाएगी? फलोदी जिले में। फलोदी जिले में इस नस्ल के ऊंट पाए जाते हैं। गोमट ऊंट याद रखिएगा अच्छे से। गोमट नस्ल के ऊंट कहाँ? फलोदी में। ये बहार बाग है और सवारी दोनों के लिए दोनों ही पर्पजों से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी बोझा ढोने में, और एक हो गया अपना कौन सा? सवारी। सवारी हेतु।
यानी दोनों ही उद्देश्यों से इस ऊंट का बहुत ज्यादा क्या है, महत्व है। सबसे ज्यादा राज्य में किस नस्ल के ऊंट पाए जाते हैं, बताओ। राज्य में सर्वाधिक ऊंट किस नस्ल के पाए जाते हैं, बताएंगे। या मैं नोट लगा रहा हूं, फटाफट बताएं आप। नोट लगा के लिख रहा हूं, बताओ। नोट में लिखते हैं, बताइए राज्य में सर्वाधिक किस नस्ल के ऊंट पाए जाते हैं। तो याद रखना, राज्य में किस नस्ल के, बीकानेरी। कौन सी नस्ल के दोस्तों, बीकानेरी। हमारी तरफ जो ऊंट है ना, पूर्वी राजस्थान में, ये बीकानेरी नस्ल के ज्यादा है। राज्य में बीकानेरी नस्ल नस्ल के ऊंट ऊंट सर्वाधिक पाए जाते हैं, सर्वाधिक पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। तो राज्य में इस नस्ल के ऊंट कौन से, बीकानेरी नस्ल के ऊंट सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है। अब ऊंट की श्रेष्ठ नस्ल कौन सी है, बताओ। ऊंट की श्रेष्ठ नस्ल कौन सी मानी जाती है, यह भी सवाल बनता है। ऊंट की श्रेष्ठ नस्ल, तो वो हो जाएगा आपका उत्तर नाचना। कौन सा जवाब होगा, नाचना। यानी जैसलमेर के नाचना गांव के नाम पर इनका नाम पड़ा है, नाचना। ये ऊंट की मानी जाती है कौन सी नस्ल, श्रेष्ठ। सबसे बढ़िया ऊंट ये माना जाता है नाचना नस्ल का ऊंट। और ये पाया जाता है कहाँ, जैसलमेर में। जैसलमेर में ये ऊंट पाया जाता है। तो आप देख रहे हैं खारे पानी की कितनी वहां झीलें, दो है ना। गोमट ऊंट भार वाहक और सवारी के लिए प्रमुख ऊंट की नस्ल है, जो फलौदी जिले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों, यहाँ लिख लेना है, फलौदी में। यानी फलौदी जिले में ये पाई जाती है। राज्य में बीकानेरी नस्ल के ऊंट सर्वाधिक पाए जाते हैं। और ऊंट की श्रेष्ठ नस्ल कौन सी मानी जाती है गुरुजी, तो वो मानी जाती है कौन सी, नाचना। नाचना नस्ल के ऊंट क्या माने जाते हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं। ठीक। अब इसके बाद में चर्चा करते हैं, आगे देखिएगा नेक्स्ट और क्या क्या इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। तो एक और याद रखना है आपको, एक बिंदु और याद रखना है। कौन सा बिंदु याद रखना है, तो यहाँ याद रहे दोस्तों। अब क्या याद रहे, देखिएगा कौन सी बात है जो याद रखने योग्य है। अशोक टांक का नाम सुना है, अशोक टांक, जिन्हें कहते हैं ऊंटों का ब्यूटिशियन। क्या कहा जाता है, ये प्रश्न आता है एग्जाम में। ऊंटों का ब्यूटिशियन, ऊंटों ऊंटों का क्या कहलाते हैं, ऊंटों का ब्यूटिशियन। तो दोस्तों ऊंटों का ब्यूटिशियन अगर पूछा जाए तो बताएंगे आप किसको कहा जाता है, अशोक टांक को कहा जाता है। अशोक टांक ये कहलाते हैं क्या, ऊंटों के ब्यूटिशियन। तो ऐसे भी सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऊंटों के ब्यूटिशियन के नाम से जाने जाते हैं कौन, अशोक टांक। तो ये मैंने आपसे बात की कि गोमट नस्ल जो है, गोमट नस्ल के ऊंट, ये याद रखना इनका संबंध किससे हो गया है, फलौदी से हो गया है। फलौदी में याद रखने गोमट नस्ल के क्या, ऊंट। कहाँ याद रखने हैं, फलौदी में। इसके बाद में देखिए और क्या क्या सवाल बन सकते हैं, किसको लेकर, फलौदी को लेकर के। तो फलौदी को लेकर के नेक्स्ट बिंदु की करते हैं चर्चा। यानी आइए आप कौन से नंबर पे, 13वें नंबर पे ध्यान दें। 13वां बिंदु जो बनेगा, यहाँ 13वें बिंदु की चर्चा करते हैं। तो वो होगा दोस्तों क्या, हमादा। क्या होगा, एक मिनट तो छोड़ो, 13वें बिंदु की चर्चा करिए। तो ये सबसे पहले हम लेंगे क्या, बाप जो है, याद रखें बाप को मैं ले रहा हूं फिर से। कौन सा बाप, ये राजस्थान में बालू का स्तूप पाए जाते हैं, रेत के क्या पाए जाते हैं, राज्य में टीले। पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीले पाए जाते हैं, है ना, जिन्हें कहते हैं धौरे। अलग अलग आकृतियों में ये बनते हैं, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, बरखान, नेटवर्क वालू का स्तूप, तारा वालू का स्तूप, अलग अलग प्रकार से ये माने जाते हैं।
लेकिन जो बालू का स्तूप बनते हैं पश्चिमी राजस्थान में, तो कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ बालू का स्तूप बनते ही नहीं है, यानी बालू का स्तूप रहित क्षेत्र। तो वो क्षेत्र कौन सा है? एक तो ये बाप है और जैसलमेर का है पोखरन। पोखरन तो अपने फलोदी में है बाप। तो ये आपको याद रखना है, ये बालू का स्तूप रहित क्षेत्र है। यह है वालू का, यह वालू का क्या? स्तूप, स्तूप रहित क्षेत्र, क्षेत्र माना जाता है, क्षेत्र माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है, यानी बाप जो है फलोदी में स्थित है और ये बालू का स्तूप रहित क्या माना जाता है? क्षेत्र माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा आप अगला बिंदु। अगला नेक्स्ट बिंदु देखें तो अगला बिंदु पढ़ेंगे हम 14वें नंबर पर, जो 14वां पॉइंट होगा, और वो आपको याद रखना है 14वें नंबर पर घटियाला शिलालेख। कौन सा शिलालेख? घटियाला शिलालेख। घटियाला, घटियाला शिलालेख, घटियाला शिलालेख याद रखना। घटियाला आपने पढ़ा है, घटियाला आपने तहसील पढ़ी है, कहाँ है? फलोदी में। फलोदी की 8 तहसीलों में घटियाला तहसील पढ़ी है आपने। जो बाप उपखंड है ना, बाप उपखंड में घटियाला और बाप तहसीलें आती हैं। अब घटियाला की विशेषता क्या है? घटियाला में एक घटियाला शिलालेख है और इसमें जानकारी मिलती है गुर्जर प्रतिहार वंश की। किसकी जानकारी मिलती है? गुर्जर प्रतिहार वंश में एक कक्कुक राजा हुए। कौन से? कक्कुक। गुर्जर प्रतिहार वंश में एक राजा हुए, कौन से? कक्कुक। और गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा कक्कुक के विषय में याद रखें जानकारियां मिलती है। तो ये घटियाला शिलालेख, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। घटियाला जो शिलालेख है, देखें, यह शिलालेख, यह शिलालेख फलोदी के, फलोदी जो बना है नया जिला, फलोदी के बाप उपखंड, बाप उपखंड की कौन सी? घटियाला, बाप उपखंड की घटियाला तहसील, घटियाला तहसील में, तहसील में स्थित है। तहसील में क्या है? स्थित है। यानी बाप उपखंड में कितनी तहसील है? एक बाप तहसील हो गई, और नेक्स्ट कौन सी हो जाएगी? घटियाला तहसील हो गई। तो तहसील में स्थित है, जिसमें, जिसमें किसकी जानकारी मिलती है दोस्तों? जिसमें गुर्जर, गुर्जर प्रतिहार, जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंश की, प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है। तो इस तरह ये याद रखना है आपको, घटियाला शिलालेख, जिसे पहले हम जोधपुर में पढ़ते थे, अब कहाँ पढ़ना है? फलोदी में पढ़ना है। यह है घटियाला शिलालेख, नोट करते चलिए। आगे देखें और क्या क्या बिंदु इसके अंतर्गत आने वाले हैं। तो अगला बिंदु देखें 15वां। अब बात करते हैं दोस्तों मंदिरों की, यानी फलोदी में कौन कौन से, आप हवेलियों की, सॉरी हवेलियों की बात कीजिए। फलोदी में कौन कौन सी हवेलियां आती हैं? कहते हैं कि फलोदी में शेखावाटी की भांति हवेलियां काफी हैं। तो देखते हैं हवेलियों के विषय में। हवेलियां, हवेलियां, हवेलियां फलोदी में कौन कौन सी हवेलियां हैं? तो आइए जानते हैं फलोदी में स्थित हवेलियों के विषय में। नंबर 1, सबसे पहले नंबर 1 देखें आप, यहाँ किस किस की हवेली है? हाँ, फलोदी में याद रखें सांगी, किसकी दोस्तों? सांगी दास, सांगी
नाथ थानवी की हवेली है दोस्तों, थानवी की क्या है, हवेली है यहाँ। सांगी दास जिन्हें सांगी नाथ भी कहते हैं, तो सांगी दास की हवेली है। ये कई जगह सांगी दास लिखा मिलता है, कई जगह सांगी नाथ मिलता है। वैसे राइट नाम है सांगी दास। तो सांगी दास की हवेली यहाँ मिलती है, किसमें, फलोदी में। आप दास ही लिख लीजिएगा, है ना, दास, सांगी दास, ये याद रखना है दोस्तों। तो इनकी हवेली कहाँ मिलती है, फलोदी में स्थित है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, अगला एक हवेली है किसकी, मोतीलाल, मोतीलाल किनकी, मोतीलाल, मोतीलाल याद रखना, मोतीलाल की हवेली, किसकी, मोतीलाल की हवेली, जिन्हें कहते हैं मोतीलाल अमरचंद गोचर, है ना। तो मोतीलाल की हवेली सीधे ही लिख लो आप यहाँ इस तरह से शॉर्ट में, हो जाएगा काम। मोतीलाल अमरचंद गोचर जिसे बोला जाता है, तो इनकी हवेली भी यहाँ है। अगला देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट मोतीलाल की हवेली याद रखनी है, लिखा। चलो आगे देखें, देखें यहाँ याद रखना, गोलछा की हवेली है, शॉर्ट में नाम याद रख लो बस, गोलछा किसकी हवेली है, गोलछा, गोलछा की क्या है दोस्तों, यहाँ हवेली है, केवल टिक करना है हमें, गोलछा की हवेली है यहाँ। तो इस तरह टड्डा की हवेली भी यहाँ है, याद रखिएगा। ये आप लोगों को याद रखना है हवेलियों का क्या नाम, तो हवेलियों के लिए भी ये जाना जाता है। नेक्स्ट बिंदु पर आइए, अगला और क्या याद रख सकते हैं, देखिए इसके विषय में। अब आ जाइए आप 16वें बिंदु की करते हैं दोस्तों चर्चा, यानी फलोदी जो जिला बना है, वो जिले में और क्या क्या सवाल बनते हैं। तो अगला सवाल बनेगा शुष्क, शुष्क क्या दोस्तों, स्थान। और ये आप पहले भी पढ़ते थे, भले ही जिला कह सकते हैं इसे, यानी फलोदी याद रखना राजस्थान का सबसे शुष्क क्या स्थान। अब आप इसे शुष्क जिला कह सकते हैं। राजस्थान का सबसे शुष्क सूखा स्थान कौन सा, फलोदी। तो शुष्क स्थान तो लिखें फलोदी, फलोदी राजस्थान का, राजस्थान का सर्वाधिक, सर्वाधिक शुष्क स्थान है दोस्तों, सर्वाधिक शुष्क स्थान है। राज्य का सर्वाधिक शुष्क स्थान माना जाता है कौन सा, फलोदी। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट और क्या क्या सवाल पूछेगा। तो अब 17वें बिंदु पर आइए आप, अगला बिंदु 17वें नंबर पर। चलो देखिए नेक्स्ट, यानी शुष्क स्थान किसको बताओगे, फलोदी को बताओगे। फलोदी कैसा स्थान है, शुष्क स्थान है। राज्य में सर्वाधिक शुष्क स्थान माना जाता है कौन सा, फलोदी स्थान माना जाता है। देखो यहाँ एक रानीसर तालाब है दोस्तों, कौन सा तालाब है, रानीसर, याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, रानीसर तालाब। ठीक, रानीसर तालाब। तो ये जो तालाब है, ये राव जोधा ने, राव जोधा ने क्या बसाया, जोधपुर नगर बसाया। राव जोधा ने कहते हैं कि अपनी पत्नी जसमा दे के कहने पर, यानी जसमा दे के कहने पर ये तालाब बनवाया, कौन सा, रानीसर, जो जोधपुर के किले से बाहर है, यानी मुख्य द्वार से बाहर है, लेकिन अब किस में आ गया, फलोदी में। तो रानीसर तालाब याद रखें, यहाँ कोष्टक में लिखेंगे पहले फलोदी, फलोदी,
ये हमें पता रहना चाहिए। ये कहाँ है? फलोदी में। और इसके विषय में जानना है, ये है तालाब, ये है तालाब। दोस्तों ये जो तालाब है याद रखें, वो राव जोधा के द्वारा बनवाया गया। यह है तालाब राव जोधा, किसके द्वारा? राव जोधा द्वारा अपनी अपनी पत्नी, क्या नाम था दोस्तों? जसवादे, अपनी पत्नी जसवादे के कहने पर, जसवादे के कहने पर बनवाया, कहने पर बनवाया। यानी पत्नी जसवादे के कहने पर इसका क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। रानीसर तालाब वर्तमान में कहाँ पढ़ोगे? फलोदी में। वर्तमान में ये तालाब आपको पढ़ना है फलोदी में, यहाँ आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। देखिए नेक्स्ट 18वां बिंदु। देखो 18वां बिंदु याद रखें। तो 18वां बिंदु होगा अपना, आपने एक स्थान इसमें पढ़ा था, एक तहसील पढ़ी थी, उपखंड भी है देचू। देचू आपने पढ़ा है, देचू पढ़ा है ना, देचू। देखिएगा तो देचू के विषय में जानते हैं, देचू को लेके क्या सवाल बनेगा? बिल्कुल देचू को लेके सवाल बनेगा। देखिए यह है फलोदी, फलोदी जिले, फलोदी जिले की क्या है दोस्तों? तहसील है। देचू जो है वो फलोदी जिले की क्या है? तहसील है। ठीक है। और इस देचू में घटना घटित हुई। पाबूजी का नाम सुने आप? लोक देवता पाबूजी, पाबूजी की हत्या उसके बहनोई जींदराव खींची ने कहा की? देचू में की। यानी लोक देवता, लोक देवता पाबूजी, लोक देवता पाबूजी की हत्या, हत्या उसके बहनोई, उसके बहनोई जींदराव, जींदराव किसने? खींची ने, बहनोई जींदराव खींची ने यहीं पर की, यहीं पर की दोस्तों। तो ये याद रखना, पाबूजी का मृत्यु स्थल भी माना जाता है देचू। पाबूजी का जन्म कहाँ हुआ याद रखें, पाबूजी की बात कर रहा हूं दोस्तों, पाबूजी के जन्म की बात कर रहा हूं मैं। पाबूजी का जन्म, पाबूजी का जन्म कहाँ हुआ? तो कोलूमंड में पाबूजी का हुआ जन्म, कोलूमंड। और दोस्तों वर्तमान में कोलूमंड भी कहाँ आ चुका है? फलोदी में आ चुका है, याद रखना। कोलूमंड यहाँ याद रखना है आपको, फलोदी। इस स्थान के विषय में जानिए, क्योंकि नए जिला दर्शन में केवल स्थानों को समझ लीजिए, अंदर की डिटेल तो अपने आप सेट हो रही है, जो पहले था वही है, चेंजिंग हुआ है तो स्थानों का चेंजिंग हुआ है। देखें कोलूमंड याद रखें, यहाँ कितने में? 1239 ईस्वी में, ईस्वी में पाबूजी का क्या हुआ? पाबूजी का जन्म हुआ। तो यहाँ दोस्तों पाबूजी का क्या हुआ? जन्म हुआ 1200 कितने में? 39 ईस्वी में। कोलूमंड कहाँ? फलोदी। कोलूमंड कहाँ पढ़ोगे? फलोदी में। तो इस तरह ये बिंदु आपको याद रखने हैं। देख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक बार पूरा मैं रिपीट कर रहा हूं, देखें जहां से हमने ये पढ़ा है पूरा का पूरा वो टोटली जानते हैं। देखिए
देखें आप इसे आगे, यानी यहां से हमने पढ़ना चालू किया था किस बिंदु से, छठवें से। चलो एक बार देख लें आप पूरा का पूरा। तो ये आप पढ़ रहे हैं फलोदी जिला, फलोदी जिले में कौन सा पार्ट हम पढ़ रहे हैं, सेकंड। यानी इससे पहले हमने फलोदी के प्राकृतिक स्थिति को, राजनीतिक स्थिति को जाना। फलोदी की राजनीतिक और भौगोलिक क्या लोकेशन थी, फलोदी कब अलग हुआ, और फलोदी का गठन कब हुआ, तो फलोदी किससे अलग हुआ, तो फलोदी किसको मिला के बनाया गया। आपने पढ़ा कि फलोदी की का उद्घाटन किसने किया, फलोदी में कितनी तहसीलें आती हैं, और फलोदी में उपखंड कितने आते हैं, ये तमाम चीजें पहले पढ़ी थी। अब देखो एक एक बिंदु को, यानी 5 बिंदु आप पहले पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली क्लास में। तो छठवां बिंदु हमने पढ़ा है लारडिया गांव। दोस्तों लॉर्डिया गांव है, फलोदी में स्थित है। इसे न्यू अमेरिका के नाम से जाना जाता है, न्यू अमेरिका। लॉर्डिया गांव कहाँ है, फलोदी में, और इसे कहा जाता है क्या, न्यू अमेरिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, नोक को लेकर के सवाल पूछा जा सकता है। मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को कि नोक को लेकर सवाल आ सकता है भविष्य में किसी भी एग्जाम में, क्योंकि नोक उप तहसील बहुत ज्यादा क्या है, चर्चित है। अब आपको पता है कि नोक कहाँ है, जैसलमेर की उप तहसील है, और नोक को वर्तमान में फलोदी जिले में क्या कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है। ठीक है, नोक उप तहसील है, तहसील नहीं है, और ये कहाँ है, जैसलमेर में है। इस नोक को कहाँ शामिल कर लिया गया है, फलोदी में शामिल कर लिया गया है। किसको, नोक को। इसलिए नोक को लेकर के सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, मेजर शैतान सिंह, यानी फलोदी जिले के बानासुर गांव के रहने वाले थे। कहाँ के, बानासुर, फलोदी में बानासुर गांव के रहने वाले थे। तो इन्हें याद रखना, बानासुर का क्या कहते हैं दोस्तों, वानासुर का शहीद नाम से भी इन्हें पुकारा जाता है। बानासुर का शहीद कौन, मेजर शैतान सिंह। और ये 1962 के, 1900 कितने के, 62 के, 1962 में युद्ध हुआ, कौन सा, भारत चीन युद्ध। उस भारत चीन युद्ध में मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए दोस्तों। इन्हें मरण उपरांत मिला कौन सा, परमवीर चक्र दिया गया है। कौन सा चक्र, परमवीर चक्र दिया गया है। यानी मेजर शैतान सिंह को मरण उपरांत मिला है कौन सा चक्र, परमवीर चक्र। और 2023 में याद रखना दोस्तों, 2023 में अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से एक द्वीप जिसका नाम क्या था, एक द्वीप जिसका नाम क्या था दोस्तों, आईनान 255, उसका नाम इन्हीं के नाम पर कर दिया है। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से एक द्वीप जिसका नाम है क्या, आईनान 255, उस द्वीप का नाम बदल के इनके नाम पर कर दिया, मेजर शैतान सिंह द्वीप कर दिया। ये अच्छा सवाल है। अगला देखिए, फिर आगे आपने पढ़ा था इसमें, नेक्स्ट देखें, नमा बिंदु जानिए। अगला अगला पढ़ा दोस्तों आपने बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना, यानी पवन, याद रखना सबसे ज्यादा पवन चक्कियां कहाँ है दोस्तों, जैसलमेर में। सबसे ज्यादा पवन चक्कियां कहाँ लग रही हैं, जैसलमेर में। ठीक है, पवन ऊर्जा में राजस्थान में अग्रणी माना गया जैसलमेर, जैसलमेर माना गया है। पवन ऊर्जा आप जानते हैं, परंपरागत ऊर्जा है ना, ऊर्जा का वो स्रोत जो कभी क्या नहीं हो, समाप्त नहीं हो, समाप्त नहीं हो, जिसे हम क्या कहेंगे, परंपरागत, यानी जो कैसा, कभी समाप्त नहीं हो, याद रखिएगा। तो ये पवन ऊर्जा जो है दोस्तों, कौन सी ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा की सर्वाधिक जो चक्कियां लगी हैं वो जैसलमेर में, इसलिए जैसलमेर को कहते हैं पवन चक्कियों का शहर। क्या कहते हैं, पवन चक्कियों का शहर कहलाता है कौन, जैसलमेर। अगला देखें, तो बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना ये कहाँ, फलोदी में स्थापित की गई। यानी इसकी बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ है, फलोदी में। जिसे आप पहले जोधपुर पढ़ते थे, अब ये फलोदी रखना है। अगला खींचन गांव देखिए, फलोदी में स्थित है,
और ये कुरंजा पक्षी की क्या है, शरण स्थली है। खींचन गांव यानी एक प्राकृतिक अभ्यारण्य है, खींचन प्राकृतिक अभ्यारण्य, और ये कुरंजा पक्षी की क्या है, शरण स्थली है। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद आपने पढ़ा क्या, ये खारे पानी की झीलों के विषय में। तो फलोदी में खारे पानी की जो झीलें हैं वो कितनी हो गई, दो। एक आपकी हो गई कौन सी झील, बाप झील, और एक हो गई फलोदी। दोनों ही कैसी झील है, खारे पानी की झील है, और दोनों को अब कहाँ पढ़ना है, फलोदी में पढ़ना है। इसके बाद में हम देखिएगा नेक्स्ट, आगे हमने पढ़ा गोमट ऊंट के विषय में। कौन सा, गोमट ऊंट। अब गोमट याद रखना किसकी नस्ल है, ऊंट की नस्ल है। गोमट किसकी नस्ल है, ऊंट की नस्ल है। और गोमट नस्ल के ऊंट कहाँ पाए जाते हैं, तो जवाब हो जाएगा फलोदी में पाए जाते हैं। गोमट नस्ल के ऊंट कहाँ पाए जाते हैं, फलोदी में पाए जाते हैं। अब इन ऊंटों की विशेषता क्या है, इन ऊंटों की विशेषता क्या है, तो ये एक तो बाहर वाहक होते हैं, यानी बोझा ढोने वाले, बोझा ढो लेते हैं। और सवारी हेतु मैं कह सकता हूं कि द्विप्रयोजनीय है, मतलब इनके दो प्रयोजन है, इन्हें खरीदने के कितने प्रयोजन है, दो। तो सवारी इंपॉर्टेंट सवाल है इसका, सवारी के लिए कौन सा ऊंट फेमस है, तो वो है गोमट। तो ये गोमट नस्ल के ऊंट जो कि किस में पाए जाते हैं, फलोदी में। अगला आपने पढ़ा नोट में कि राज्य में बीकानेरी नस्ल के ऊंट सर्वाधिक पाए जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि लगभग 50% ऊंट राज्य में पाए जाते हैं, कैसे, बीकानेरी नस्ल के ऊंट, है ना, बीकानेरी नस्ल के ऊंट, ठीक है। और ऊंट की श्रेष्ठ नस्ल कौन सी मानी जाती है, नाचना। चलो बताया मुझे, ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, जोहड़वीड, बीकानेर, बिल्कुल राइट। हाँ, ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, जोहड़वीड, बीकानेर, ठीक है। जोहड़वीड कहाँ, बीकानेर। चलो एक और सवाल बताएं, कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है दोस्तों, कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, फटाफट बताइए। बिल्कुल बीकानेर में ही है, कहाँ है, बीकानेर में। अच्छा बताएं, ऊंट की खाल पर चित्रकारी जो होती है, चित्रकला में पढ़ते हैं आप, ऊंट की खाल पर होने वाली चित्रकारी को कौन सी कला कहते हैं, उस्ता कला, इंपोर्टेंट है, उस्ता कला। ऊंट की खाल पर होने वाली चित्रकारी क्या कहलाती है, उस्ता कला। दोस्तों उस्ता कला को ही याद रखना मुनब्बती कला भी कहा जाता है, कौन सी, मुनब्बती कला, है ना, ऊंट की खाल पर क्या करना, मीनाकारी करना। चलो, ऊंटों का ब्यूटिशियन किसे कहा जाता है, अशोक टाक को, ये याद रखना है, अशोक टाक, ये कहलाते हैं ऊंटों के क्या, ब्यूटिशियन, क्या कहलाते हैं, ऊंटों के ब्यूटिशियन कहलाते हैं दोस्तों, कौन कहलाते हैं, अशोक टाक कहलाते हैं। अगला सवाल, बाप, बाप क्या है, बाप एक उपखंड भी है, और बाप उपखंड में बाप तहसील भी है, बाप क्या है, तहसील भी है। अब बाप के विषय में सुनिएगा, बाप राजस्थान में बालू का स्तूप रहे क्षेत्र में काउंट होता है। एक जैसलमेर का स्थान है कौन सा, पोखरन, कौन सा स्थान है, पोखरन, याद रखें। ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये जैसलमेर में पड़ता है। ये भी बालू का स्तूप रहे क्षेत्र है। आप अंदाजा लगा सकते हैं बालू का स्तूप किसको कहते हैं, रेत के टीले को। अब पोखर देखो, इसमें न हटाइएगा, पोखर, पोखर क्या होती है, जिसमें पानी हो, पोखर क्या होगी, जिसमें पानी हो। अब पानी में तो रेत का टीला बनना नहीं है, इसीलिए पोखरन में रेत का टीला नहीं बनते, रेत के टीले नहीं है यहाँ। दूसरा है बाप। अब बाप के सामने किसी की औकात ही क्या है कि वो रेत के टीले बना जाए, बाप के सामने किसी की औकात ही नहीं है कि वो क्या बना जाए, रेत के टीले बना जाए। इसलिए याद रखना ये भी बालू का स्तूप रहे क्षेत्र है, ठीक है। पोखरन जैसलमेर और बाप क्या, फलोदी, ये बालू का स्तूप रहित क्षेत्र माने जाते हैं। अच्छा घटियाला शिलालेख दोस्तों, अब देखिएगा कौन सा शिलालेख, घटियाला। तो घटियाला शिलालेख हम पढ़ते हैं, घटियाला शिलालेख पहले कहाँ पढ़ते थे, जोधपुर में। तो यह शिलालेख फलोदी के बाप उपखंड की घटियाला, याद रखना, घटियाला तहसील में स्थित है। इसमें गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है। गुर्जर प्रतिहार वंश में एक शासक हुए कौन, कक्कुक, कौन हुए दोस्तों, कक्कुक, ठीक है, उनके समय का शिलालेख। तो याद रखिएगा घटियाला शिलालेख जो है वो गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी से संबंधित है।
इस तरह गुर्जर प्रतिहार वंश की क्या मिलती है इसमें जानकारी। अगला सवाल, हवेलियों की बात करें, किसकी हवेलियों की, तो याद रखना यहाँ टड्डा की हवेली है, थानवी की हवेली है, मोतीलाल अमरचंद गोचर की हवेली है और गोलछा की हवेली, यानी इत्यादि हवेलियों के लिए भी ये जाना जाता है। अगला देखिए, इसके बाद में हमने जाना था क्या, शुष्क, किसके बारे में, शुष्क स्थान के बारे में आपने जाना। देखो तो शुष्क स्थान यानी फलोदी राजस्थान का सर्वाधिक कैसा स्थान है, शुष्क स्थान है दोस्तों, फलोदी राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान। अब इसे हम शुष्क जिला कह देंगे। फलोदी 2000 कहते हैं कि 2022 में यह 54 डिग्री सेल्सियस तापमान आंका गया था, कितना 54, अंदाजा लगाइए आप 54 डिग्री कितना होता है। तो शुष्क स्थान है कौन, फलोदी। रानीसर तालाब बहुत इंपॉर्टेंट है, रानीसर तालाब किस जिले में आ चुका है, फलोदी जिले में। यानी जोधपुर के शासक कौन थे, राव जोधा, जोधपुर के राजा कौन, राव जोधा द्वारा अपनी रानी जिनका नाम क्या था, जसमा दे, क्या नाम था दोस्तों, जसमा दे। जोधपुर के राजा राव जोधा ने अपनी पत्नी याद रखें जसमा दे, कौन सा, जसमा दे। तो जसमा दे जो है, जसमादे के कहने पर इसका क्या करवाया दोस्तों, निर्माण करवाया था, जसमादे के कहने पर। अगला देखें देचू, देचू के बारे में सुनिएगा, यह फलोदी जिले की क्या है, तहसील है। लोक देवता पाऊ जी की हत्या उनके बहनोई जींदराव खींची ने, याद रखना दोस्तों, पाऊ जी के साथ में उनके बड़े भाई भी मारे गए थे, कौन, बूढ़ो जी मारे गए थे। पाऊ जी के साथ उनके बड़े भाई भी मारे गए, कौन, बूढ़ो जी। तो पाऊ जी के बड़े भाई बूढ़ो जी की भी यहाँ हत्या हुई थी, और इसका बदला बाद में बूढ़ो जी के पुत्र ने लिया था। बूढ़ो जी के पुत्र जिनका नाम था रूपनाथ, जिन्हें दोस्तों झरडा भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, झरडा। जिनकी पता है आपको, हिमाचल प्रदेश में, कहा, हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से पूजा होती है दोस्तों, बालकनाथ के नाम से क्या होती है, हिमाचल में जिसकी पूजा होती है। तो इस रूपनाथ ने, याद रखना, जो बूढ़ो जी के क्या थे, पुत्र थे, इन्होंने अपने पिता और चाचा कौन, पाऊ जी का बदला लिया था जींदराव खींची को मारकर। लेकिन जींदराव खींची ने पाऊ जी को मार दिया और बूढ़ो जी को, और जिस स्थान पर मारा वो जगह कौन सी थी, देचू, ठीक है। अब देखें 19वां बिंदु, ये आपने पढ़ा है कोलूमंड, कोलूमंड कहाँ है बताएं, फलोदी में स्थित है। कोलूमंड कहाँ है दोस्तों, फलोदी में है, ठीक है। तो यहाँ पाऊ जी का क्या हुआ जन्म, 1200 कितने में, 39 में पाऊ जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, कोलूमंड फलोदी में, कहा हुआ, कोलूमंड फलोदी में पाऊ जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, 1200 कितने में, 39। अब पाऊ जी के विषय में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। देखिए, देखिए इधर पाऊ जी जो है, क्योंकि लोक देवताओं में ये सवाल पूछे जाते हैं। पाऊ जी, पाऊ जी दोस्तों, ठीक, देखिएगा, ध्यान लगाएं। पाबू जी जो है, याद रखें, पाबू जी को लेके क्या क्या सवाल बन सकते हैं परीक्षा में। वो पाबू जी जिन्हें अब हमें कहाँ पढ़ना है, फलोदी, ठीक है। तो पाबू जी को लेके क्या क्या इतिहास बनता है वो हम देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पाबू जी के विषय में जानते हैं, पाबू जी का परिचय। तो पाबू जी के परिचय में देखिए दोस्तों, पाबू जी का क्या परिचय, याद रखिएगा। यहां से लेते हैं पाऊ जी के परिचय के विषय में। एक मिनट, एक मिनट, चलो देखिए। चलो देखिए दोस्तों, पाऊ जी का क्या परिचय, ठीक है।
अब पाऊ जी के परिचय में देखो क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है। तो सबसे पहले यहाँ नंबर 1, यहाँ पाऊ जी के पढ़ेंगे क्या, जन्म। उसके बाद में देखिए नंबर 1, दूसरा पाऊ जी का जन्म स्थान, ठीक है। तीसरा पढ़ेंगे पाऊ जी के कौन पिता कौन थे। अगला हम पढ़ने वाले हैं पाऊ जी जो हैं इनकी माता का नाम क्या था दोस्तों। नेक्स्ट बिंदु आप पढ़ेंगे पाऊ जी की पत्नी का नाम क्या था। अगला बिंदु आप पढ़ेंगे पाऊ जी जो हैं इनकी याद रखना किसका, घोड़ी का नाम क्या था। फिर आप पढ़ेंगे पाऊ जी के सहयोगी कौन थे, और पाऊ जी को लेके कुछ अन्य और बिंदुओं की आप करेंगे क्या चर्चा। तो इस तरह पाऊ जी के विषय में जानिएगा। देखो पाऊ जी जो है याद रखे हैं इनका जन्म, सबसे पहले यहाँ जानिए पाऊ जी का क्या जन्म। तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ेंगे पाऊ जी का जन्म कब हुआ, यानी पाऊ जी का जन्म कब हुआ। दूसरा बिंदु पढ़ेंगे आप पाऊ जी का जन्म स्थान, पाऊ जी का क्या जन्म स्थान, कहाँ पाऊ जी का जन्म हुआ। तीसरा बिंदु लिखते चले आप साथ में ही, तीसरा बिंदु देखें पाऊ जी के पिता के बारे में, पिता के विषय में हम पढ़ेंगे। लिखा करें साथ में ही, आप समझते चलो, आप ऐसे बैठ जाते लिखने वाला कोई और आएगा, या फिर कॉपी रख जाएंगे और मास्टरी लिख देंगे। है? आराम फरमा दो। अच्छा इसके बाद में पाऊ जी की पढ़ेंगे आप क्या माता का नाम क्या था दोस्तों, माता। नेक्स्ट आप पढ़ने वाले हैं पाऊ जी की माता। आगे पढ़ेंगे पाऊ जी की याद रखना गुरु, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पाऊ जी के गुरु का नाम क्या था दोस्तों, पाऊ जी के क्या गुरु। अगला बिंदु देखेंगे आप पाऊ जी की बहनों के बारे में भी आपको जानना है। हाँ बहनों के बारे में कहा जाता है कि पाऊ जी का लालन पालन उनकी बहनों ने ही किया था बाद में। और फिर पढ़ेंगे आप पाऊ जी की क्या घोड़ी दोस्तों, घोड़ी। और उसके बाद में फिर आप पढ़ेंगे पाऊ जी के सहयोगी कौन थे, पाऊ जी के दोस्तों सहयोगी, सहयोगी कौन थे। बाकी की और भी बिंदु हैं जिनकी आगे चर्चा करेंगे। तो देखिएगा पाऊ जी के जन्म स्थान को लेते हैं। सबसे पहले है पाऊ जी का दोस्तों जन्म स्थान, यानी इनका जन्म हुआ था कहाँ पर, कोलूमंड। कहाँ हुआ पाऊ जी का जन्म, कोलूमंड। अब कोलूमंड क्या कहाँ याद रखोगे, फलोदी। कोलूमंड कहाँ हुआ दोस्तों, फलोदी। 1200 कितने में हुआ बताएं, 39 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। अगर आपको विक्रम संवत निकालना है तो 57 और ऐड कीजिएगा, सुते ही निकल जाएगा। तो इनका यहाँ पर कोलूमंड कहाँ, फलोदी में। यहाँ याद रखें जन्म। एक मिनट स्थान इधर लिखना है, चलो ठीक ठीक, यहाँ से इसको हटा लीजिए। केवल हम बात करते हैं यहाँ किसकी, पाऊ जी के जन्म की। इनका जन्म हुआ 1200 कितने में दोस्तों, 39 किस में हुआ, ईस्वी में इनका जन्म हुआ। अब बात आती है जन्म स्थान, तो कहाँ हुआ बताएंगे, कोलू दोस्तों, कोलूमंड में इनका जन्म स्थान है। कोलूमंड बोले तो कहाँ, फलोदी, फलोदी, ठीक है। इसके बाद इनके पिता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था दोस्तों, इनके पिता का नाम ताहड़ जी नहीं था, गलत बता रहे हैं आप, ताडल जी, ताहड़ जी नहीं था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या था, धांधल जी राठौर दोस्तों, धांधल जी। क्या नाम था भाई, धांधल जी, याद रखिएगा। पाऊ जी पता है किस वंश के थे, तो ये राठौर वंशीय थे। पाऊ जी कैसे थे दोस्तों, राठौर वंश में पाऊ जी का हुआ था जन्म, ठीक है। तो इनके पिता का नाम क्या था, धांधल जी। अब आप बताएं मुझे इनकी पत्नी का नाम क्या था, कमला दे, वेरी गुड वेरी गुड, कमला दे, ठीक है भाई, कमला दे। कमला दे थी इनकी क्या क्या माता, पाऊ जी की माता, यानी धांधल जी की क्या पत्नी। चलो गुरु का नाम कौन बनाए बताएगा, फटाफट बताओ। पाऊ जी के गुरु का नाम क्या था दोस्तों, हाँ तो पाऊ जी के गुरु का नाम क्या था, फटाफट बताइए। यानी समरथ, क्या नाम था,
समरथ भारती, समरथ भारती ये थे पाऊ जी के कौन गुरु। पाऊ जी के गुरु का नाम था क्या, समरथ भारती। अब पाऊ जी का लालन पालन जिन बहनों ने किया वो इनकी दो बहनें थी। एक बहन का नाम था पेमा बाई दोस्तों, एक का नाम क्या था, पेमा बाई, और एक का नाम था सोना बाई। क्या नाम था, सोना बाई। इन्हीं ने पाऊ जी का बाद में किया लालन पालन। पाऊ जी की घोड़ी की अगर हम चर्चा करें तो इनकी घोड़ी का नाम था दोस्तों केसर कालमी। क्या नाम था, केसर कालमी, ये पाऊ जी की घोड़ी थी। और पाऊ जी के सहयोगी माने जाते हैं कि हरमल, हरमल कौन माना जाता है, हरमल। पाऊ जी के सहयोगी हैं हरमल दोस्तों। एक तो हो गए क्या हरमल, और दूसरे कौन थे, चांदा डेमा। चांदा क्या, डेमा। याद रखें ये माने जाते हैं पाऊ जी के क्या, सहयोगी। तो इस तरह पाऊ जी का ये कुछ परिचय है, आगे देखते हैं। अब वो यहाँ सुनिएगा मेरी बात, पाऊ जी जो है उनके बारे में सुनिए। देखें पाऊ जी के पिता कौन थे दोस्तों, धांधल जी। पिता कौन थे, धांधल जी थे। पाऊ जी की माता कौन थी, कमला दे। इनको लेकर के करते हैं चर्चा। यानी पाऊ जी जो है, याद रखें पाऊ जी के दोस्तों कौन, जन्म सबसे पहली बात 1200 कितने में हुआ, जन्म हुआ 1200 कितने 39। जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म कहाँ हुआ, कोलूमंड। कोलूमंड कहाँ, फलोदी। पाऊ जी के पिता कौन थे, याद रखें धांधल जी इनके पिता थे। पाऊ जी के पिता धांधल जी। अब सुनिएगा धांधल जी के विषय में, देखिएगा धांधल जी की क्या कहानी थी। कमलादे याद रखें एक अप्सरा थी दोस्तों, कमलादे क्या थी, अप्सरा। सुन लीजिए आप पाऊ जी के जन्म की कहानी। कमलादे एक अप्सरा थी, और ये जो धांधल जी हैं ये शिकार के लिए जाया करते थे, ऐसा कहते हैं। शिकार के लिए जाया करते थे कौन, धांधल जी। अब ऐसा कहते हैं कि धांधल जी शिकार के बाद एक तालाब था, जलाशय, उस जलाशय के पास पानी पिया करते थे, अपने हाथ मुंह धोया करते थे। तो एक दिन बताते हैं कि उस तालाब पर इन्होंने एक चमत्कार देखा, धांधल जी ने। यानी उस तालाब पर इंद्रलोक से एक परी स्नान करने के लिए आती थी। इंद्रलोक से एक परी वहां स्नान करने के लिए आती, और वो परी वहां स्नान करने के लिए ऐसे समय में आती थी जब कोई व्यक्ति वहां नहीं होता, किसी की नजर उस पर ना पड़े। इस तरीके से वो स्नान करने आती और स्नान करके चली जाती। एक दिन का जिक्र बताते हैं दोस्तों कि पाऊ जी जो है वो उस तालाब में क्या कर रहे थे, अपने हाथ पैर धो रहे थे, और पाऊ जी ने उस परी को देख लिया। और उस सुंदर परी को जब पाऊ जी ने देखा, जो कौन थी, कमलादे थी, परी थी ये। कमलादे को जब पाऊ जी ने देखा, तो पाऊ जी, इस कमलादे बहुत सुंदर थी क्योंकि परी थी, तो पाऊ जी भी कम नहीं थे अपनी जगह। पाऊ जी ने इसको देखा तो पाऊ जी इसकी सुंदरता पर, सॉरी सॉरी धांधल जी ने, तो धांधल जी इसकी किस पर, आ, सुंदरता पर मोहित हो गए। और धांधल जी ने कमलादे से कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, मुझे नहीं लगता है कि तुम एक सामान्य महिला हो। तब उस परी ने कहा कि मैं इंद्रलोक की क्या हूँ, परी हूँ, लेकिन तुमने चलो ठीक है मुझे देख लिया है, मुझे देखा है, अब तुम क्या चाहते हो। तो दोस्तों ऐसा बताते हैं कि धांधल जी ने कहा था कमलादे से कि मैं तुमसे क्या करना चाहता हूँ, विवाह करना चाहता हूँ। यानी मैं तुमसे क्या करना चाहता हूँ, विवाह। तो ये कमलादे विवाह के लिए राजी भी हो गई, लेकिन कमलादे ने धांधल जी से शर्त रखी, और वो 3 शर्तें रखी थी। कितनी, 3। यानी इन्होंने 3 शर्तें रखी, किसने, कमलादे ने। कितनी शर्तें रखी दोस्तों, 3 शर्तें रखी। कमलादे ने कहा कि मैं तुमसे शादी तो कर लूंगी, पर मैं परी हूं। सबसे पहली शर्त, तुम मेरे लिए इस कोलू मंड से दूर, यहां से दूर एक महल बनवाओगे, एकांत में वास करूंगी। दूसरी शर्त मेरी होगी कि तुम इस बात को किसी को नहीं बताओगे कि ये परी है, लोगों को मुझे सामान्य महिला के तौर पर बताओगे।
और तीसरी मेरी जो शर्त है वो ये होगी कि जब भी तुम मेरे पास आओगे तो कुछ ना कुछ संकेत करके, यानी ठहाके लगा के आना, आवाज करके, या दरवाजा खटखटा के आवाज करके से इस तरह से मेरे पास आना। तो 3 शर्तें थी। धांधल जी ने ये तीनों शर्तें मंजूर कर ली क्योंकि कुछ ज्यादा बड़ी शर्तें नहीं थी। धांधल जी ने कहा दोस्तों कि ठीक है, मुझे तीनों की तीनों शर्तें मंजूर हैं। और धांधल जी जो है वो कमला दे की तीनों शर्तों को मान गए। इस शर्त पर दोनों की क्या हुई, शादी हुई। अब जब दोनों की शादी हुई तो धांधल जी ने वैसा ही किया, एकांत में वास करवाया, किसी को बताया नहीं कि ये परी है। और जब भी इनके पास जाते थे तो कुछ ना कुछ आवाज करके जाते थे ताकि उनको संकेत मिल जाए कि कोई आ रहा है। तो इस तरह ये प्रक्रिया चलती रही। साल 2 साल हुए दोस्तों, और कमला दे ने याद रखें जन्म दिया किसको, पाऊ जी को जन्म दिया 1239 में। अब पाऊ जी को जन्म दिया किसने, कमला दे ने। ये धांधल जी जो है इसको कुछ डाउट होने लगा। धांधल जी मन ही मन सोचा करते थे कि मुझे एक चीज समझ नहीं आती, कमला दे जो है उसने मुझे इस तरह क्यों बोला है कि आने से पहले कुछ संकेत होना चाहिए, यानी या तो दरवाजा खटखटा के आओ या कुछ आवाज करके आओ, ऐसा क्यों। तो कहते हैं दोस्तों कि ये जो धांधल जी हैं ये देखना चाहते थे, और धांधल जी ने छुपके से एक दृश्य देखा। क्या करती थी कमला दे, धांधल जी की अनुपस्थिति में शेरनी बन जाती और शेरनी बन के अपने बच्चे पाऊ जी को दूध पिलाती। और जब दूध पिलाती तो ऐसा बताते हैं कि धांधल जी ने चुपके से देखा तो वहां जो उनका पलंग था वहां शेरनी बैठी हुई थी, उस पे सैया पर। शेरनी को देखते ही धांधल जी डर गए, एकदम डर गए। तो तुरंत कमला दे को पता लगा और कमला दे ने दरवाजा खोला। कमला दे जो है उन्होंने कहा कि तुमने गलती की है, तुम बिना मुझे देखने की कोशिश कर रहे थे, तुम बिना आवाज किए मेरे कमरे में तुमने ताका झाकी की है। इसलिए याद रखना मेरा तुम्हारा वादा पूरा हुआ, और इसके बाद में अब मैं तुम्हारे साथ जीवन यापन नहीं करूंगी, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। धांधल जी का दिमाग खराब, धांधल जी रोए चीखे चिल्लाए, बोला मैडम ऐसा मत करो। धांधल जी से कमला दे ने कहा कि नहीं, अब मैं इस रूप में नहीं रहूंगी, अब मैं मरने वाली हूं। लेकिन एक काम करना, कमला दे ने कहा कि जिम्मेदारी तुम्हें मैं दे रही हूं, तुम एक काम करना। और वो कौन सा काम करना, मेरा जो बेटा है, मेरा जो पुत्र है, कौन, पाऊ जी, मैं इसे अपनी गोद में तो नहीं खिला सकी, लेकिन अपनी पीठ पर खिलाना चाहती हूँ। यानी मैं बाड़मेर का एक गांव है, बेगनियाई गांव, और उस बाड़मेर के बेगनियाई गांव में देवल चारनी नाम की एक महिला है जिसके कई क्या है, गाय हैं। और मैं उस देवल चारनी के घोड़ी है, उस घोड़ी के गर्भ से घोड़ी के रूप में जन्म लूंगी, और मेरा नाम होगा केसर कालमी। और तुम जैसे तैसे करके उस देवल चारनी से वो घोड़ी ले आना, कुछ भी करके। और फिर वो घोड़ी किसके लिए रखना, मेरे बेटे पाबूजी के लिए। तब मेरा बेटा पाबूजी मेरी पीठ पे बैठा करेगा, यहां तक कि उसकी शादी हो तो वो दूल्हा बन के भी मेरी ही पीठ पे बैठ के जाए। और इतना कह करके दोस्तों ये कमलादे जो हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। बाद में ऐसा ही हुआ, कमलादे ने केसर कालमी घोड़ी के रूप में जन्म लिया, किसके घर, देवल चारनी के घर। अब बाद में पाऊजी जब बड़े हुए तो पाऊजी को धांधल जी ने ये पूरा वृतांत सुनाया। तब इन्होंने बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए और लोगों के साथ पहुंच गए किसके पास, देवल चारनी के। और देवल चारनी को पूरी कहानी सुनाई और कहा कि हमें ये घोड़ी चाहिए, इस तरह की स्थितियां हैं। तो देवल चारनी ने कहा कि मैं ये घोड़ी तुम्हें नहीं दे सकती, क्योंकि ये घोड़ी वो घोड़ी है जो मेरी गायों की रक्षा करती है। जब मेरी गायें चरती हैं तो गायों के चारों तरफ गायों पर आक्रमण करने वाले आवारा जानवरों से गायों को बचाती है।
इधर उधर से गायों को ये अपने घर तक लाती है, ये घोड़ी मैं तुम्हें नहीं दे सकती। तो फिर याद रखें, इन्होंने कहा कि नहीं, हमारी मजबूरी है, घोड़ी तुम्हें देनी पड़ेगी, इसके बदले में तुम जी चाहे जितनी धन दौलत ले लो। तब देवलचारिणी ने कहा कि ठीक है, अब तुम कह रहे हो तो घोड़ी मैं तुम्हें दे दूंगी, और मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, पर मेरी एक शर्त होगी। तो पाऊ जी ने कहा कि जो भी शर्त होगी मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन मुझे मेरी माँ चाहिए। पाऊ जी ने कहा कि बताइए क्या शर्त है। तब दोस्तों देवल चारनी जो थी, कौन, देवल चारनी, यानी ये जो घोड़ी है ना, ये जो घोड़ी है, कौन सी, केसर कालमी घोड़ी, ये किनकी घोड़ी थी, देवल देवल चारनी की घोड़ी थी, याद रखना। तो देवल चारनी ने कहा कि देखो एक काम करना, मेरी गायों की चोरी हो जाए, कोई संकट अगर आता है गायों पर, तो वो संकट तुम्हें दूर करना होगा। पाऊ जी ने कहा कि बात तो ठीक है, लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा कि तुम्हारी गायों पर संकट आ गया है, क्या पता लगेगा। तब कहते हैं कि देवल चारनी ने कहा था कि मेरी घोड़ी हिनहिनाने लग जाएगी, अगर मेरी गायों की कोई चोरी करेगा, इन पे संकट आएगा, तो मेरी घोड़ी क्या करेगी, हिनहिनाने लग जाएगी। तो तुम समझ लेना कि देवल चारनी की गायों पे संकट आ गया है, समझना कि मिस कॉल मार रही है घोड़ी, और तुम सीधे ही चले आना। बोला ठीक है। इस शर्त पर ये घोड़ी किनको मिल गई, पाऊ जी को मिल गई, केसर कालमी, जो कि कमला दे का ही क्या मानी जाती है, अवतार मानी जाती है। ठीक है। अब क्या हुआ बाद में, ये जो पाऊ जी हैं, याद रखें, पाऊ जी की बाद में क्या होती है, शादी। पाऊ जी की क्या होती है, शादी होती है। अब पाऊ जी का विवाह किसके साथ हुआ दोस्तों, ये देखो, तो पाऊ जी का विवाह हुआ सोडाओं से, यानी अमरकोट में सोडा वंश के राजा थे, सोडा वंशीय। और सोडा किससे, सोडा सूरजमल की बेटी से इनका विवाह हुआ। सूरजमल की बेटी जिनका नाम क्या था, सुप्यार दे, दूसरा नाम सुप्यार दे, सुप्यार दे। याद रखना, इनके साथ में इनका क्या हुआ, विवाह। ये कहाँ की थी, यानी अमरकोट की। कहाँ की थी दोस्तों, अमरकोट। वर्तमान में अमरकोट कहाँ पड़ता है बताओ, पाकिस्तान में पड़ता है। वर्तमान में अमरकोट कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। और अमरकोट में किनकी पुत्री थी, तो सोडा, याद रखना, सूरजमल की। किसकी, सोडा सूरजमल की क्या थी, पुत्री थी दोस्तों। सोडा सूरजमल की क्या थी, ये पुत्री थी। तो इस तरह से पाऊ जी की सगाई हुई। पाऊ जी के देखो सहयोगियों के बारे में सुन लीजिए। पाऊ जी के सहयोगी हरमल चांदा डेमा, आगामी किसी भी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है हरमल और चांदा डेमा किस लोक देवता के सहयोगी थे, पाऊ जी के। अब आप इतना तो पढ़े हैं कि पाऊ जी के सहयोगी हैं हरमल चांदा डेमा, लेकिन इसका लॉजिक पता नहीं कि ये क्यों सहयोगी हैं। कोई बताएगा आप में से क्या सहयोग किया इन्होंने, हरमल चांदा डेमा ने क्या सहयोग किया, देखिएगा, सुनो, सुनिएगा, मैं बताता हूं आपको दोनों का सहयोग। पाऊ जी के बड़े भाई का नाम क्या था, क्या नाम था भाई, बूढ़ो जी नाम था। पाऊ जी के बड़े भाई कौन थे, बूढ़ो जी। और बूढ़ो जी की एक पुत्री थी दोस्तों, बूढ़ो जी की एक पुत्री थी केलम दे। क्या नाम से, केलम दे, जिसे कील मंत्र भी कहते हैं, केलम दे। ठीक है, ये केलम दे, गोगा जी की पत्नी में पढ़ा होगा आपने इसको। तो ये पाऊ जी के बड़े भाई बूढ़ो जी की पुत्री थी केलम दे, कील मंत्र भी कहते हैं इसको। अब ये बाद में विवाह योग्य हो गई, तो पाऊ जी अपने छोटे भाई से कहने लगे कि भाई कहीं रिश्ता देखें इसका, इसका, केलम दे का। अब केलम दे का रिश्ता कहाँ देखें, तो पाऊ जी की एक शर्त थी कि भाई हमारी जो भतीजी है, यानी तेरी बेटी है वही मेरी बेटी है, इसका विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ हम करेंगे, पाऊ जी का कहना था, जो मुझे हरा देगा किसी ना किसी चीज में, यानी जो मेरे से ज्यादा वीर पराक्रमी होगा ना, उसके साथ रिश्ता करेंगे। बूढ़ो जी ने कहा ठीक है, ऐसा रिश्ता करें तो ऐसा देख लो भाई। तो पाऊ जी ने अपनी भतीजी के लिए रिश्ता देखना चालू किया, कहीं भी इनको ऐसा वीर पराक्रमी नहीं मिला।
कहते हैं कि एक बार पाऊ जी जो है इनका सामना ददरेवा चूरू के किससे, गोगा जी से हुआ। तो चौहान वंशीय थे, लोक देवताओं गोगा जी भी पढ़े आपने इससे पहले। गोगा जी ने पाऊ जी को हरा दिया, पाऊ जी को हरा दिया, तब पाऊ जी को समझ में आ गया कि इससे ज्यादा बढ़िया हमारी भतीजी केलम दे के लिए कोई बर नहीं हो सकता। और पाऊ जी ने आके अपने बड़े भाई से कहा, किससे, बूढ़ो जी से, बोले टेंशन मत लो, दूल्हा मिल गया। ये इस तरह से याद रखें, केलम दे का विवाह किया गया किससे, गोगाजी चौहान से। गोगाजी की पत्नी है केलम दे। अब गोगाजी से जब विवाह हुआ किनका, केलम दे या कील मंत्र का, तो जमाने में दहेज वगैरह आज भी चलता है, उस जमाने में भी चलते थे। तो चौहान वंशीय थे वो, गोगा चौहान, और ये कौन थे, राठौर वंशीय थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दहेज में कहा कि शादी तो हम कर लेंगे गोगा जी की, लेकिन तुम्हें दहेज में क्या देना पड़ेगा, ऊंट देने पड़ेंगे दोस्तों, ऊंट मांगे। अब उस जमाने में ऊंट थे ही नहीं, वो ऐसा युग था जब ऊंट नहीं थे। ऊंटों की अगर किसी के पास सेना होती तो बहुत तगड़ी वैल्यू होती। आप बीकानेर के राजा गंगा सिंह के बारे में देख लो, गंगा रिसाला ऊंटों की टुकड़ी चीन लेके गए। तो ऊंट नहीं थे उस जमाने में, मारवाड़ में देखने को ऊंट नहीं मिलते, दूर दूर तक ऊंट नहीं थे, राजस्थान तो छोड़ो अन्य जगह भी ऊंट नहीं थे। अब ऊंट मांगे थे तो पाऊ जी ने उस समय तो कह दिया कि ठीक है तुम्हें ऊंट देंगे। और हुआ यह था कि दहेज में ऊंट नहीं दिए गए। पाऊ जी ने कहा कि बाद में व्यवस्था करेंगे, दे देंगे, कोई बात नहीं। कई बार ऐसे दे देते ना, भैंस वगैरह दे देते हैं, बोला शादी में भैंस बोल दी, और फिर वो उस टाइम नहीं देते हैं, बाद में व्यवस्था कर देते हैं अपनी। तो इस तरह से ऊंट बोले गए। अब क्या है कि केलम दे की शादी हो गई गोगा जी से, समय निकल गया बहुत ज्यादा। अब बहुत ज्यादा समय निकल गया, तो वो केलम दे की जो ननद थी, सासू जी, तो वो ताने मारने लगी। बोला तेरे घर वालों ने वो ऊंट ऊंट दिए थे, वो ऊंट किधर गए। गायें चरती थी तो कहती थी कि गायों में वो ऊंटों का झुंड आ रहा है, मजाक बनाती। तो कहते हैं दोस्तों कि ये जो है पाऊ जी की भतीजी केलम दे ने एक पत्र लिखा पाऊ जी के लिए, बोला चाचा तुमने गलत किया, या तो तुम बोलते ही नहीं ऊंट, और अगर ऊंट तुम्हें देने हैं दहेज में बोल दिया तो फिर देना चाहिए। यहाँ मुझे तंग किया जाता है, ताने दिए जाते हैं। तब पाऊ जी ने वो पत्र पढ़ा तो क्रोध को कंट्रोल करना पड़ा, क्योंकि गलती पाऊ जी की थी। पाऊ जी ने उसी दिन निश्चय कर लिया कि मुझे भतीजी के लिए ऊंट पहुंचाने कैसे भी करके। तब पाऊ जी ने हरमल से कहा दोस्तों, हरमल से, हरमल को बीड़ा दिया, कहा कि कोई है जो ऊंट ला सकता है। तो हरमल ने कहा मैं लेके आऊंगा, चाहे दुनिया में कहीं भी ऊंट मिले। अब हरमल जो है याद रखें, ये हरमल जो है वो ऊंट लाने के लिए तैयार हुए, ऐसे सहयोगी बने हैं ये। अब हरमल निकल पड़े, ऊंट कहाँ थे, कहीं भी नहीं थे। दक्षिण भारत तमिलनाडु तट तक पहुंच गए, ऊंट नहीं मिले, घोड़े पे सवार, पवन की तरह दौड़ने वाला घोड़ा था किसके पास, हरमल के पास। हरमल ने वहां पता लगाया कि ऊंट तो श्रीलंका मिल सकते हैं। अब श्रीलंका जो है समुद्र तट से श्रीलंका पहुंचना बड़ा कठिन, पानी कैसे निकल पाए। तो कहते हैं कि हरमल ने बालीनाथ गुरु का ध्यान लगाया, और बालीनाथ को ध्यान लगा के कहा कि प्रभु आज मेरी लाज रखो। तो बताते हैं कि बालीनाथ ने योग माया के द्वारा इनको उस तरफ पहुंचा दिया, किधर, श्रीलंका। अब श्रीलंका पहुंच करके हरमल ने वहां एक साधु का ऊंटों का एक झुंड देखा, उन्हें चराने वाले लोग बैठे हुए थे पेड़ों के नीचे। तो छुपके से इसने एक साधु का सा वेश बनाया और आग वाग जला के और वहां लग गए साधु के वेश में। बताते हैं कि वो वहां आए ऊंटों को चराने वाले, उन्होंने कहा संत जी हाँ भोजन वोजन कर लो, कहाँ से आए हो क्या हो के, नहीं मैं भोजन नहीं करता। बोला नहीं भोजन कर लीजिए। बोला मैं तुम्हारा भोजन तो कर सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त होगी, पूरा करोगे। तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम पूरा करेंगे। बोला प्रोमिस करो। तो कहते हैं कि प्रोमिस कर लिया गया।
अप्रोमेज कर लिया गया तो कहने लगे, हाँ हरमल वो संत बन गए थे वहां, कहने लगे बोला तुम ये ऊंट मुझे दो तब मैं भोजन करूं। यार गड़बड़ हो गई, चलो ले जाने दो कोई बात नहीं। और फिर कहते हैं कि बालीनाथ के फिर ध्यान लगाए और योग साधना से वो ऊंट यहाँ इस तरह आए थे। पहले ये चीजें चलती थी, कितना सही है क्या है वो मैं नहीं कह सकता। तो हरमल जो है ये ऊंट लेके आए और पाऊ जी को ऊंटों का झुंड दिया। तब पाऊ जी ने याद रखा वो ऊंट भेंट किए थे किसको, गोगा जी को। तो तभी से एक सवाल बनता है हमारी परीक्षा में कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, पाऊ जी को दिया जाता है। पूरे मारवाड़ क्षेत्र में ऊंट थे ही नहीं। इस वजह से एक तो ये हो गए दोस्तों पहले सहयोगी कैसे बने, लॉजिक आना चाहिए। दूसरा चांदा डेमा कैसे सहयोगी बने सुनिएगा। पाऊ जी की जब बारात जा रही थी कहाँ, अमरकोट पाकिस्तान। पाऊ जी की बारात कहाँ जा रही, अमरकोट पाकिस्तान पाऊ जी की बारात जा रही। तो कहते हैं कि रास्ते में कई अपशकुन हुए, सर्प आया, एक सांप आ गया, तो सांप को इन्होंने हटाया। फिर आगे चल के पहाड़ियों से एक शेरनी आ गई, वो शेरनी इन्हें मारने की कोशिश करने लगी, तो वहां इन्होंने सहयोग किया। ये चांदा डेमा ऐसा था, ये जो भांग होती है ना भांग, इसका इसको खाता था। अमरकोट में पहले ही जा पहुंचा, पहले आदमी पहुंचाते थे बारात से पहले कि भाई बारात आ गई, तो जाकर के उन्होंने थोड़ी खातिर की। बारात पहुंच जाती है तो एक पहले ही पहुंच जाता है, नाश्ता वास्ता करके आ भी जाता है वो। तो चांदा डेमा जो है पहले ही पहुंच गया, तो इसको अफीम वगैरह वो जितना है वो खाया इसने खूब, क्योंकि अफीम का नशा करता, बहुत तगड़े थे ये। उसके बाद में जितने पकवान बनाए ना बारात के लिए सबको साफ कर आया, अकेला ही कौन, चांदा डेमा। उनके यार कमाल का आदमी है, पूरी बारात का माल अकेला ही खा गया। बोला बारात में मैं सबसे छोटा हूँ कम खाने वाला, और सब ज्यादा है। तब ये सोडा समझ गए कि यार बारात भूखी है, किस देश के लोग आगे, भूखे देश के लोग आगे। तो इस तरह से याद रखें ये चांदा डेमा इनके क्या माने जाते हैं, सहयोगी माने जाते हैं। पाऊ जी को लेके बहुत सारे सवाल बनते हैं। आसिया मोर्जी ने पाऊ प्रकाश लिखा, पाऊ जी के जीवन को लेके कई बहुत सारे सवाल बनते हैं, लेकिन यहाँ मेरा उद्देश्य पाऊ जी पूरी तरह पढ़ाना नहीं है, क्योंकि लोक देवता में हम पढ़ते ही हैं। तो ये यहाँ कोलूमंड यानी फलोदी में आ गया, इसीलिए मैंने आपसे ये चर्चा की है पाऊ जी को लेकर के। तो ये अच्छे से आपको क्लियर करना है। फलोदी दो क्लासों में, यानी इससे पहले आपने पढ़ा था और इस क्लास में पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट संभाग में लूंगा और उस संभाग में बनने वाले नए जिले आप पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं दर्पण क्लासेज करौली का यूट्यूब चैनल। आगे इसी प्रकार से आपको ये वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।